हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शरद। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी कंट्री जो कि डोमिनियन कंट्री थी ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, वहां पर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना, उसके पहले आज़ादी होना, फ्रीडम गेन करना, आफ्टर दैट एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, अपने आप में एक फिल्मी स्टोरी जैसी। मतलब जैसे फिल्मों में होता है ना कि अचानक से एकदम बंद होता है, कैदी होता है और अचानक से वो वहां से बाहर निकल के अपनी न्यू लाइफ शुरू करता है। लाइक दैट आप इमेजिन करिए कि हम एक डोमिनियन कंट्री होने के बावजूद एक आज़ादी गेन करते हैं और उसके बाद हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का इतिहास एक बहुत ही ज्यादा गौरवशाली, मतलब भारत के इतिहास में कई ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, मतलब सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि करोड़ों अरबों ऐसी घटनाएं हैं जिससे प्रतीक मिलता है कि भारत में किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार के योद्धा थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर हम इस चीज पे गौर करें कि डोमिनियन कंट्री 200 साल के बाद में कैसे अपना खुद का आजादी पाने की कोशिश करती है, आजादी पा लेती है और अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, और जिसमें इतने सारे अलग अलग प्रकार के राज्य है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर्स हैं, वहां पर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक बहुत बड़ा कार्य था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम माइक्रोज्म भी कहते हैं ऑफ एक्शन। मतलब इतनी बड़ी कंट्री में अलग अलग डाइवर्सिटीज के होने के बावजूद इसने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे 1600 में एज अ ट्रेडर in the form of East India Company and had exclusive right of trading under a charter granted by Queen Elizabeth I. इसके बाद देखते हैं हम 1765 में the company which had purely trading fractions obtained the divine rights। मतलब एक ऐसी कंपनी आती है भारत में जिसको सिर्फ ट्रेड करना है, बट 1765 तक एक देखा जाता है कि नहीं, उसे तो दीवानी राइट्स भी चाहिए, right over revenue and civil justice of Bengal, Bihar, Orissa. On the wake up of spy meetings in 1857, इतना बड़ा विद्रोह हुआ भारत में, the British Crown assumed the direct responsibility over the governance of India, which continued till India governance independence। मतलब एक स्पाई मीटिंग, एक क्रांति 1857 में हुई, जिससे वैसे तो इसके पहले भी कई सारे मूवमेंट्स हुए हैं, कई अनगिनत विद्रोह हुए हैं भारत के अंतर्गत, लेकिन 1857 की क्रांति काफी ज्यादा हाई थी। अब तब से लेकर हमने ब्रिटिश क्राउन को हटाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे और ये कंटिन्यू किया हमने टिल इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस। Along with the independence came the need of the constitution in 1934। अब 1934 में ऐसा क्या हो गया कि ये देखने को मिल रहा है कि इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब हमें आजादी की जरूरत है, हमें आजादी चाहिए। एम एन रॉय, अगर आप इंडियन पॉलिटी पहले पढ़े होंगे या फिर कभी आपने देखा होगा या स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको एक नाम बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, एम एन रॉय, a pioneer in the communist movement in India and an advocate for the first time suggested the need of the constituent assembly। अच्छा, मेरे दिमाग में बातें आती हैं कि अचानक से इतना बड़ा थॉट आ जाना कि हमें इस पर्टिकुलर चीज की नीड है। आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, लेट वो क्या है, एक लॉयर है, वो उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि अदर कंट्री में कैसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री वर्क करती है, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो उन्होंने एक चीज समझी। जब उन्होंने सिचुएशन देखी इंडिया की, हमेशा से क्या हुआ, युद्ध हुए, युद्ध होने में जो राजा जीता वही क्या बन गया, सिकंदर बन गया।
उसने वहां पर राज्य किया, अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाए, फिर कोई नया आया, उससे बड़ा शक्तिशाली, उसने युद्ध किया, वो जीता, और फिर उसी तरीके से उसने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। अब यहां पर बात आती है कि जब ये चीजें आगे बढ़ने लगी, लेकिन इंडिया में अभी भी राजा महाराजा थे, और यहाँ पर जो बची कुची कसर थी तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रखने की कोशिश की, डाइवर्सिटीज तो थी ही साथ में। तो उन्होंने जब ये कंडीशन देखी तो उन्हें ये समझ में आई कि भारत को एक बहुत अच्छे और बहुत ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 and 1 January and on 26 January 1950 constitution came into being. These are certain in the Britishers rules that laid down the legal framework of the functioning of Britishers. Also, these events have greatly influenced our constitution and politely described it. अच्छा, एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की हम लिस्ट देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे एक्ट आए और एक क्या बैकग्राउंड था, किस तरीके से हम इस अवस्था में पहुंचे कि हमने एक संविधान का निर्माण किया। अच्छा, सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें एक नया नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कोड्स ऑफ डायरेक्टर्स टू रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, और इसे क्या दिया गया, मैंने बताया जैसे कि 1765 के लगभग में क्या देखा गया कि इसे डोमाइन चाहिए। ये 1600 में ताजा ट्रेडर आया था, बट हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर ये हमारे लिए रेगुलेटिंग एक्ट बना रहे हैं। तो 1773 में एक एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया, जिसे नाम क्या दिया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में पहली चीज क्या की गई, इस एक्ट में सबसे पहले बताया गया कि पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, अब वो क्या होंगे, अब वो होंगे, पहले जो गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, अब वो क्या होंगे, गवर्नर जनरल। तो पहले कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन अब उनका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने दूसरी चीज क्या चेंज की कि अब यहां पर ये एक्ट प्रोवाइड करेगा कोर्ट्स। कैसे कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो ये ड्रास्टिक चेंज देखे गए। अब इस एक्ट की जो डिमांड थी वो ये थी कि जो कोर्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड है टू सबमिट रिपोर्ट ऑफ रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। ये जो कोर्ट्स फ्रेम किए गए, ये दो प्रकार की रिपोर्टिंग करेंगे जो सिविल और मिलिट्री दोनों से रिलेटेड हो। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो कि मिलिट्री या सिविल हो रहा है, उसकी ये क्या करेगा, उसकी ये रिपोर्टिंग करेगा। क्या करेगा, ये रिपोर्टिंग करेगा। तो इसका मतलब यहां पर थर्ड पॉइंट देखने को क्या मिल रहा है कि यही कोर्ट्स जो हैं ये रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग किस चीज की करेंगे, सिविल या मिलिट्री मैटर की, जो भी अफेयर्स होंगे उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। इस एक्ट ने और क्या प्रोवाइड किया, इन्होंने प्रोवाइड किया कि जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द मेंबर, इन्होंने बोला कि जो भी गवर्नर जनरल होंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे। तो यहीं पर हमने फोर्थ पॉइंट क्या देखा कि जो गवर्नर जनरल होंगे वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर भी होंगे। अच्छा, तो हम ये जो चीजें देख रहे हैं, हर एक्ट में क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं, क्या बदलाव किए गए, क्या रूल्स बनाए गए, ये हमारे इंडियन पॉलिटी की फ्रेम रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर चलना है। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में 1600 में आई थी, लेकिन 1765 में ये चीज क्लियर हो गई कि ये केवल यहां ट्रेडिंग के लिए तो नहीं आई है, इसका जो लक्ष्य है वो इससे कहीं ज्यादा है। उसे यहाँ की दीवानी राइट्स भी चाहिए थी, जो कि उसने ले ली। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि 1773 में एक एक्ट उन्होंने पास किया, जिस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट किया जाता है, क्योंकि वो उन्होंने कहीं ना कहीं रेगुलेशन स्टार्ट कर दी।
और इस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनमें एक नया वर्ड ऐड किया गया, दैट इज जनरल। आफ्टर दैट उन्होंने कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर का फॉर्मेशन किया, जो कि रिपोर्टिंग करेंगे किसकी, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्टिंग करेंगे। आफ्टर दैट हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल होंगे अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर्स होंगे। इसके साथ साथ में फिफ्थ पॉइंट क्या देखा गया, फिफ्थ पॉइंट देखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होंगे वो मतलब 1774 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या होंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो कब, 1774 में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात कब कही गई, 1773 के एक्ट में। इसमें एक अंतिम चीज, एक और चीज ध्यान देने लायक है, इस एक्ट ने जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे के सब ऑर्डिनेट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि कई सारे चेंजेस किए गए, एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू कई सारे ऐसे ड्रास्टिक चेंज किए गए जो कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे पॉलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क का काम करते। तो आज हमने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीजें चेंज की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड कौन सा एक्ट था जिसने इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत कई सारे बदलाव किए, दैट इज 1784। डेट आप इसको ध्यान रखिएगा, 1784। 1784 का जो एक्ट था, इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट इसे कहा जाता है। We rectify the defect of regulating act of 1773। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडिंग एक्ट पास किया 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इसके बाद में हम बात करते हैं 1784 के एक्ट में कि इसमें क्या क्या फीचर्स डाले गए। अच्छा, यहां पर मैंने बताया आपको कि 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट को पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये एक चीज को याद रखिएगा कि 1784 के पहले 1781 में एक एक्ट पास किया गया था जो कि अमेंडिंग एक्ट था। ये कैसा एक्ट था, अमेंडिंग एक्ट था, जिसमें अमेंड किसको किया गया था, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने इसके पहले पढ़ा 1773 का, इसे क्या किया गया है, इसे अमेंड करते हुए 1781 में एक दूसरा एक्ट बनाया गया था जिसे क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीजें के बदलाव किया गया था जिसका विरोध प्रकट किया गया था। अब हम बात करते हैं 1784। तो इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के डिफरेंशिएट किए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के सेपरेट किए गए, मतलब कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल जो फीचर्स हैं इन्हें सेपरेट किया गया। तो पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शन, इन दोनों को अलग अलग किया गया। ये दोनों अब क्या है, अलग है, कमर्शियल फैक्टर अलग है और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलाउ किया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो मैनेज कर सकते हैं कमर्शियल अफेयर, और इन्होंने एक न्यू बॉडी क्रिएट की जिसे इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया, और जो कि मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स। मतलब यहां क्या देखने को मिला कि कमर्शियल इफेक्ट कौन मैनेज करेगा, कमर्शियल इफेक्ट मैनेज करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आप इसको लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम 1784 के एक्ट में देखते हैं कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया। आफ्टर दैट जब अलग अलग बॉडी है तो इस बॉडी को पूरी तरीके से मैनेज करने का काम भी अलग अलग होगा। तो जो कमर्शियल अफेयर है इसको मैनेज करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इनको मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहां पर एक नई बॉडी बनी जिसे हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। ये मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स। देयरफॉर अ डबल गवर्नमेंट सिस्टम वर एस्टैब्लिश। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस एक्ट में डबल गवर्नेंस एस्टैब्लिश की गई है। तो डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश, तो डबल गवर्नमेंट कौन से एक्ट में आई है,
पिट्स एक्ट, इंडियन एक्ट 1784 में आया है। अब यहां पर हमने एक चीज तो देख ली कि क्या बदलाव हुए, यहां पर न्यू बॉडी भी बन गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी बनाई गई थी, empowered टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज ऑल सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑपरेशंस ऑफ ब्रिटिश प्रोसेसिंग इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको, क्या समझ में आया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका फॉर्मेशन पिट्स एक्ट के अंतर्गत किया गया, अब वो इंपावर्ड करेगी, कंट्रोल करेगी, इवन सुपरवाइज करेगी। एम्पावर्ड भी करेगी, कंट्रोल भी करेगी और सुपरवाइज भी करेगी सारे सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑपरेशंस को। ब्रिटिश प्रोसेसिंग इन इंडिया, जो भी ब्रिटिश प्रोसेसिंग हो रही है इंडिया के अंतर्गत, वो सभी को सुपरवाइज करेगी। द एक्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजंस। अच्छा, अब एक बॉडी बना देते हैं और अब वही बॉडी सब कुछ है, माई बाप है, वही सब कुछ करेगी ना। फिर तो ये हम बात करते हैं, हम इस बात में चर्चा करनी चाहिए कि एक ऐसी कमिटी बनाई गई जो कि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर डेट कुछ ना कुछ इसमें भी चीजें थी। मतलब ये ब्रिटिशर्स ने एक सिंगल वर्ड भी कहा है, एक सिंगल फ्रेम किया है कोई लॉ, उसके पीछे एक बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट करने का एक इनका मकसद रहा है। मतलब इन्होंने कुछ भी चीज ऐसी नहीं की है जो उन्होंने जेन्युइन की हो कि हाँ, इस डोमेन कंट्री के लिए वो जेन्युइन कर रहे हैं। नथिंग, everything and every work performed by Britishers were for their own utilization from this country, nothing else. Okay, the act is very significant for 2 reasons. मैंने कहा, पहला, कंपनी की जो टेरिटरी इंडिया में है जिसे ब्रिटिश प्रोसेसिंग इन इंडिया कहा जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना यहां पर स्टार्ट कर दिया। द एक्ट प्रोवाइड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। अब यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम रह गया, ये केवल और केवल कमर्शियल अफेयर्स को ही मैनेज करेगा। मतलब मैंने बताया पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके साथ साथ में वो क्या करेगा, इसके साथ साथ में और भी चीजें सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा। मतलब इसे पूरी तरीके से पावर दे दी कि अगर सिविल मैटर है, मिलिट्री मैटर, देखिए मिलिट्री मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ सिक्योरिटी। तो जो मिलिट्री की कंट्रोलिंग करेगा दैट इज सुपीरियर, है ना। तो यहां पर सिविल मैटर हो, मिलिट्री मैटर हो, एंड ऑल्सो रेवेन्यू ऑपरेशन, तो ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। अब वही बात होती है कि नाम के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एक काम दिया गया, दैट इज कमर्शियल अफेयर्स। बाकी सारा काम किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जिसका फ्रेम किसमें किया गया, पिट्स एक्ट के अंतर्गत किया गया। द नंबर ऑफ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या बोला था, हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर की बात की गई थी, तब उनकी संख्या 3 थी, और अब वो संख्या कितनी कर गई, तब वो संख्या कितनी थी, 4 थी। अब एक कम करके उसकी संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। किसकी संख्या 3 की गई है, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी संख्या, मेंबर की संख्या पहले कितनी होती थी, 4, जिसमें एक घटा के उसकी संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। तो देखिए आज हम ये 2 एक्ट को कवर किया है हमने। अब हम जब नेक्स्ट सीरीज वीडियो ले आएंगे तो हम बाकी के एक्ट को समझेंगे। आप इसको स्लो कर सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट जो इसमें बताया गया है वो इस तरीके से बताया गया है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब हमें इस चीज का बिल्कुल क्लियर इफेक्ट होना चाहिए हमारे माइंड को कि किस एक्ट में क्या क्या चीजें बदली गई, जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी की फ्रेमिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ बने रहे, आपने मेरी वीडियो देखी, और बिल्कुल आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।